नमस्कार साथियों। मेरा नाम है एस एन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस सेंटर और निखिल कोचिंग सेंटर पटना पर। आइए, आज है 24 अक्टूबर 2024। ठीक है, आज है 24 अक्टूबर 2024 और हम लोग 24 अक्टूबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप जो है इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और हम लोगों के सामने में है पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह जो है हिम तेंदुआ दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है वैसे देशों को, मान के चलिए जिसमें कि कम से कम 2 से अधिक देश सम्मिलित हो। ठीक है, कम से कम 2 से अधिक देश जो है। विश्व दिवस कहा जाता है जब सभी देशों में मनाया जाता है तो विश्व दिवस, और जब भारतीय हो या राष्ट्रीय हो तो केवल भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय जब हो तो कम से कम 2 देशों में तो मनाया ही जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह आपको 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वर्ष 2013 की बिश्केक डिक्लेरेशन के तहत जो है 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, कब घोषणा किया गया है? यह 2013 से जो है 2013 में घोषणा होती है और 2014 से जो है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हिम तेंदुआ, या इसको जो है इंग्लिश में स्नो लेपर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है पहाड़ों का भूत बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? पहाड़ों का भूत बोला जाता है, क्योंकि इस इसके जो है संकोची स्वभाव और खाल के रंग के कारण जो है इन्हें बर्फीले वातावरण में देखना मुश्किल होता है। यह जो है बर्फ के व्हाइट कलर का ही होता है। हम आपको जस्ट कुछ देर के बाद आपको इसका चित्र दिखाएंगे। ठीक है, व्हाइट पे जो होता है हल्का हल्का आपको ब्लैक इस पे धब्बा होता है। तो जिसके वजह से होता क्या है कि व्हाइट होता है तो देखने में क्या होता है, यह जल्दी से दिखाई नहीं पड़ता है, जो कि व्यक्ति पर क्या करता है या किसी भी जानवर पर ये आसानी से हमला कर देता है। हिम तेंदुआ कहाँ पर पाया जाता है? तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो हिम तेंदुआ जो है आपको ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर ज्यादातर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ज्यादा जो कहाँ दिखाई पड़ता है? तो ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, और यह क्षेत्र जो है लगभग हिमालय का क्षेत्र पड़ता है। हिमालय के क्षेत्र में जो है यह आपको ऊंचे क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। खास करके जो है चीन और मंगोलिया में हिम तेंदुआ की सबसे अधिक होने की बात पता चला है। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पर दिखाई पड़ता है? तो आपको सबसे अधिक जो है चीन और मंगोलिया में दिखाई पड़ता है, लेकिन यह 12 देशों में पाया जाता है। ठीक है, 12 देशों में हम लोग देख लेते हैं कि किस किस देशों में यह पाया जाता है। और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है इसी 12 देशों में मनाया जाता है। तो हिम तेंदुआ जो है कितने देशों में मनाया जाता है? आपको 12 देशों में मनाया जाता है। कौन कौन देशों में? आइए देख लेते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में यह मनाया जाता है। इसका मतलब है कि 12 देशों में यह पाया जाता है और 12 देशों में ही अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। भारत में जो है कहाँ पर पाया जाता है? भारत के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो भारत में जो है हिम तेंदुआ आपको दिखाई पड़ेगा भौगोलिक सीमा में, खास करके पश्चिम वाले हिमालय में। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में जो आपको यह दिखाई पड़ेगा। और इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा आता है तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भूभाग में यह दिखाई पड़ता है। तो किस किस राज्यों में? यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ता है, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। जो भी क्या कहते हैं आपको हिमालय का क्षेत्र है, आपको पूरा का पूरा ले सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेके आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ सभी जगह आपको दिखाई पड़ेगा हिम तेंदुआ दिखाई पड़ेगा, ऊंचे क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हिम तेंदुआ को जो है आईयूसीएन के जो है रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है और इसमें जो है यह फल वल्नरेबल के स्थिति में आता है। ठीक है, इसको हिंदी में जो है सुवेद बोला जाता है। इस सूची में इसको रखा गया है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है कब आता है भारत में? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपको 1972 में दिखाई पड़ेगा। कब दिखाई पड़ता है भारत संरक्षण अधिनियम? 1972 में आता है। किसके लिए? वन्य जीव के लिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है और इसके तहत जो है यह अनुसूची 1 के तहत जो है हिम तेंदुआ को
रखा गया है। और अनुसूची 1 में जो है इसके शिकार पर जो है प्रतिबंधित किया गया है, इसके शिकार को नहीं किया जा सकता, यदि शिकार किया जाएगा तो उस पर कानूनी प्रक्रिया किया जाएगा, ठीक है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही हिम तेंदुआ की तस्वीर है, और ये जो है आपको ऊंचे हिमालय क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, खास करके जहां पर 18,000 फीट की ऊंचाई होता है उस क्षेत्र में। यह जो है आसानी से किसी भी जानवर को नहीं दिखाई पड़ता है, या उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको भी जल्दी से ये दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। ये छिप कर बैठा हुआ रहता है। तो ये आपको ये किस प्रजाति का आता है, तो ये बिल्ली प्रजाति का ही आता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हिम तेंदुआ दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के नए लोगो किसने लॉन्च किया है, ठीक है। ये लोगो के बारे में बातचीत किया जा रहा है। बीएसएनएल जो है अपना लोगो को क्या कर दिया है, परिवर्तन किया है, ठीक है। और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो यह जो है आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। केंद्रीय संचार मंत्री अभी वर्तमान में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है, यही ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, ठीक है। तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जो है भारत संचार निगम लिमिटेड के नए लोगो और इसकी 7 नागरिक केंद्रित सेवाओं को जो है अनावरण किया है। ये सेवाएं जो है भारत के हर कोने में सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने पर जो है बीएसएनएल के नए फोकस को ये दर्शाती है, ठीक है। तो बीएसएनएल आपको दिखाई पड़ता है, बीएसएनएल जो है आप लोग सिम यूज करते ही होंगे, ठीक है। तो बीएसएनएल जो है आपको इसमें सुरक्षित और किफायती विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो है बीएसएनएल पर फोकस किया गया है। और इसका जो है नया लोगो बदला गया है, ठीक है। तो नया लोगो लॉन्च किया गया है, अभी जस्ट आपको दिखा देते हैं नया लोगो क्या है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड दूरसंचार विभाग, ठीक है, के स्वामित्व में एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम है, ठीक है। तो भारत का मात्र एक ऐसा है जो कि सरकारी है, ठीक है। तो सरकारी और या सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का जो है आपको बीएसएनएल दिखाई पड़ता है। तो बीएसएनएल भारत सरकार के अंडर में आता है, और यह जो है किसके अंतर्गत आता है, यह संचार मंत्रालय का हिस्सा है, ठीक है। और इसका यदि मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है, बीएसएनएल का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। बीएसएनएल का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और यह जो है 1 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार के द्वारा जो है बीएसएनएल स्थापित किया जाता है। जो सिम जो आता है कब आता है, यह 1 अक्टूबर आपको 2000 ईस्वी को जो है भारत सरकार के द्वारा बीएसएनएल स्थापित किया जाता है, ठीक है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही बीएसएनएल का नया लोगो है। ये जो आप देख रहे हैं यही बीएसएनएल का नया लोगो को लॉन्च किया गया है। इसमें भारत का आपको चित्र दिखाई पड़ता है, ठीक है। बीएसएनएल कनेक्टिविटी, यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्टिंग भारत, ठीक है, बीएसएनएल कनेक्टिंग भारत, ठीक है। और यहाँ पर एक 3 शब्द नया शब्द जोड़ा गया है, कौन कौन सा, आपको सुरक्षित जोड़ा गया है, ठीक है, अफोर्डेबल और रिलायबल, ठीक है। तो देख लेते हैं इस जगह, ये आपको 3 नया शब्द इसमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये नया शब्द दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर जो है आपको बीएसएनएल के बारे में पूरा का पूरा बता चुके हैं कि बीएसएनएल की स्थापना कब होती है। यही शब्द 3 शब्द आपको यहाँ पर जो बताया, सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय, यही 3 शब्द का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये 3 शब्द का प्रयोग किया गया। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है ये आपको बीएसएनएल का नया लोगो है, ठीक है। अब आप कहीं पर भी देखिएगा तो बीएसएनएल का आपको इसी तरह का लोगो दिखाई पड़ेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में, हाल ही में लुआंग कुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, लुआंग कुआंग, लुओंग कुओंग के बारे में, ठीक है। तो यह जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो यह जो है आपको वियतनाम के बने हैं, ठीक है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही कौन है, लुओंग कुओंग है, ठीक है। ये लुओंग कुओंग है। और ये जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो यह आपको वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम के क्या बने हैं, नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के ये सदस्य हैं, ठीक है। ये वहां पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ की, वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के ये सदस्य हैं। और वियतनाम की 15वीं नेशनल असेंबली के 8वें मौजूदा सत्र में जो है लुओंग कुओंग को जो है वर्ष 2026 तक राष्ट्रपति चुना गया। कब तक ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे, तो 2026 तक जो है ये वियतनाम के राष्ट्रपति के पद पर बने हुए रहेंगे। और नाम आता है वियतनाम का, तो वियतनाम की राजधानी देख लेते हैं। तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, डोंग मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है वियतनाम में, डोंग मुद्रा चलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में, हाल ही में
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ठीक है, तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। यह जो है मिस्र को घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया है? मिस्र को घोषित किया गया। मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको शॉर्ट में WHO बोला जाता है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिस्र को जो है आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। मिस्र जो है सदियों से इस बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन वहां जो है अब यह बीमारी इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई, क्योंकि वहां से जो है लगभग समाप्त हो चुका है। कौन सा बीमारी? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया आपको दिखाई पड़ता है कि मलेरिया में क्या होता है? बुखार आता है, ठंड के साथ बुखार आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये मलेरिया होता है, किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आइए उसके बारे में भी बात कर लेंगे। मलेरिया उतनी ही पुरानी बीमारी है। मलेरिया आप लोगों को पता है कि बहुत ही पुरानी बीमारी है। ये दिखाई पड़ता है आपको मिस्र में भी बहुत दिनों से है। यदि मिस्र का आप बात करते हैं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वहां से ही, उस समय से भी आपको दिखाई पड़ता है ये बीमारी। ठीक है, तो मलेरिया उतनी ही पुरानी बीमारी है जितनी स्वयं मिस्र की सभ्यता है। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में बातचीत किया जा रहा है, इसका मतलब है किसके बारे में? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो उस जगह की बात किया जा रहा है। मगर वहां के राजा को जो है परेशान करने वाले यह बीमारी अब जो है खुद इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई है। ठीक है, तो मिस्र जो है मलेरिया मुक्त होने का दर्जा प्राप्त करने वाला ये जो है 44 देशों की लिस्ट में जो है शामिल हो चुका है। ठीक है, तो अभी तक बात करते हैं तो कितने देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? कुल 44 देशों को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अफ्रीका में अब तक जो है 4 देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अफ्रीका महादेश में यदि हम लोग देखते हैं तो अफ्रीका महादेश में कितने देशों को? आपको 4 देशों को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। आइए हम लोग देख लेते हैं किसको किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मिस्र का नाम तो अभी आपको बता ही चुके हैं कि मिस्र से पहले यदि हम लोग देखते हैं कि मिस्र से पहले किसको किसको घोषित किया गया, जनवरी 2024 में ही। ठीक है, इसी वर्ष जनवरी 2024 में ही अफ्रीका का एक देश है केप वर्डे। कौन सा देश है? केप वर्डे है। इसको भी क्या किया गया था? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। वहीं यदि 1973 में बात करते हैं तो 1973 में ही जो है मॉरिशस को जो है आपको मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, देख सकते हैं कब? 1973 में। और 2019 की यदि बात करते हैं तो 2019 में जो है अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित होने का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो 4 देश, कौन कौन सा देश? मिस्र, ठीक है, केप वर्डे, उसके बाद अल्जीरिया, ठीक है, और मॉरिशस। तो 4 देश ऐसे हैं जो कि अफ्रीका महादेश के क्या है? मलेरिया मुक्त हैं। ठीक है, किसी देश को जो है किसी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया उन्मूलन का यह प्रमाण पत्र कब दिया जाता है? तो यह प्रमाण पत्र जो दिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब देश में जो है कम से कम 3 वर्षों तक जो है मलेरिया के प्रसार को देखा जाता है कि वहां पर नहीं आ रहा है। पिछले 3 वर्षों को देखा जाता है कि यदि कम से कम 3 वर्ष जो देखा जाता है किस मच्छर के काटने से? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है देखा जाता है कि जब कोई भी पेशेंट नहीं मिल रहा है तो उसको जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको याद रखिएगा कि कौन कौन सा देश है। तो मिस्र है, उसके बाद मॉरिशस है, उसके बाद अल्जीरिया है और केप वर्डे है। ये 4 देश जो है अफ्रीका का मलेरिया मुक्त है। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और नाम आता है मिस्र का, तो मिस्र के बारे में देख लेते हैं। तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा? पाउंड मुद्रा चलती है। और यहाँ पर वर्तमान में जो राष्ट्रपति है कौन है? अब्देल फतह अल सीसी है। कौन है? अब्देल फतह अल सीसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देख लेते हैं कि किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? यह जो है सऊदी अरब में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? सऊदी अरब में किया जा रहा है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत अभी वर्तमान में कौन है? तो राजदूत जो है यहाँ पर सुहेल एजाज खान है। कौन है सऊदी अरब में भारत के राजदूत? तो भारत के राजदूत जो है आपको सुहेल एजाज खान है। और इन्होंने ही रियाद में, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। रियाद में जो है दूतावास सभागार प्रवासी परिचय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक है, किसके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो सुहेल एजाज खान के द्वारा किया गया है। ठीक है, और यह जो है 1 सप्ताह तक चलने वाला आयोजन है। और इसमें शास्त्रीय भाषा कार्यक्रम के साथ शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें यदि देख लेते हैं कि क्या चीज शुरू किया गया है, तो भारत की जो शास्त्रीय भाषा है इस कार्यक्रम के साथ इसका शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को रेखांकित करना है। तो भारत में जो है आपको पता है
कि विविध प्रकार की भाषाएं चलती है, खास करके शास्त्रीय भाषाएं की बात करते हैं तो शास्त्रीय भाषाएं चलती है, और शास्त्रीय भाषाएं आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है यह कार्यक्रम कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो यह जो है आपको सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है, तो सऊदी अरब में रह रहे भारतवासियों ने, ठीक है, भारतवासियों ने जो है 11 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन है देख लीजिए, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, मराठी है, बांग्ला है, असमिया है, उड़िया है। ठीक है, उड़िया यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कर लीजिएगा उड़िया। ठीक है, इस तरह से तो उड़िया है, पाली है, प्राकृत है और संस्कृत में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो किस किस भाषा में, तो आप यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़, मराठी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, पाली है, प्राकृत है और संस्कृत है। ठीक है, ये जो आपको तीनों भाषा दिखाई पड़ेगा। वैसे ये तो सभी भाषा है, पुरानी भाषा है, लेकिन सबसे यदि कहते हैं कि सबसे पुराना कौन है तो कौन सा है, प्राकृत भाषा है। ठीक है, प्राकृत से ही जो है सभी का जो है धीरे 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 एक तरह से अपभ्रंश है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ता है तो नाम आता है किसका, सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब के बारे में बात करते हैं तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो सऊदी अरब की राजधानी जस्ट बात की क्या है, रियाद है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, रियाल मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा, यहाँ पर आपको रियाल मुद्रा चलती है, जबकि इसकी राजधानी क्या है, रियाद है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया, किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, तो सबसे तेज दोहरा शतक किसके द्वारा लगाया गया है। ठीक है, तो दोहरा शतक जो है आपको, यह किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, यह फर्स्ट क्लास में, ठीक है, जो घरेलू टूर्नामेंट होता है उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। ठीक है, तो घरेलू टूर्नामेंट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, ये जो बने हैं चार्ड बोवेस बने हैं। कौन बने हैं, चार्ड बोवेस बने हैं। और देख लेते हैं कि चार्ड बोवेस कहाँ के खिलाड़ी हैं, यह जो है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। कहाँ के हैं, ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज चार्ड बोवेस हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है किसका, कह सकते हैं कि किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने जो है ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने जो है ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले जो है ट्रेविस हेड के नाम हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है किसके नाम है, तो अब जो है चार्ड बोवेस के नाम है। किसके नाम है, चार्ड बोवेस के नाम है। ठीक है, और ये कहाँ के खिलाड़ी है, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 50 ओवर का मैच खेला गया था। ठीक है, और 50 ओवर के क्रिकेट मैच में जो है इन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का कीर्तिमान अपने नाम किया है। ठीक है, दोहरा शतक लगाने का नाम किसने किया है, चार्ड बोवेस के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यह जो मैच किसके किसके बीच में खेला गया है, न्यूजीलैंड के किसके किसके बीच में, आइए देख लेते हैं। बोवेस जो मैच खेल रहे थे ये कैंटरबरी की ओर से खेलते हुए, ठीक है, किसके ओर से खेल रहे थे, तो कैंटरबरी की ओर से खेलते हुए ओटागो के खिलाफ जो है 103 गेंदों में यह जो है कारनामा किया है। ठीक है, यह उपलब्धि हासिल की है कितने गेंदों में, 103 गेंदों, मात्र 103 गेंदों में जो है 200 रन बनाए। ठीक है, 103 गेंदों में जो है ये दोहरा शतक बनाए। इससे पहले आपको बता ही चुके कि इससे पहले किसके नाम था, इससे पहले जो है रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड के नाम था। किनके नाम था, ट्रेविस हेड के नाम था, जिन्होंने 114 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। 114 गेंदों में किन्होंने बनाया था, ये ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड थे, और इन्होंने जो है 114 गेंदों में दोहरा शतक बनाया। और इन्हीं का रिकॉर्ड जो है किन्होंने तोड़ा है, ये चार्ड बोवेस तोड़े हैं। ठीक है, और नाम आता है न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड के बारे में भी देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, डॉलर मुद्रा चलती है। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन है। कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन है। आइए चार्ड बोवेस का हम लोग तस्वीर देख लेते हैं कि ये नए खिलाड़ी हैं, और जब फेमस हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, तो इनको आप लोगों को देख लीजिए, जिससे कि आसानी से आप लोगों को कभी भी खेल में देखिएगा चार्ड बोवेस को तो समझ में आ जाएगा कि चार्ड बोवेस यही खिलाड़ी हैं जो कि घरेलू टूर्नामेंट में क्या करते हैं, ये दोहरा शतक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये आपके सामने में ये तस्वीर है। ठीक है, कि चार्ड बोवेस ने तोड़ा ट्रेविस हेड का विश्व रिकॉर्ड। ठीक है, ट्रेविस हेड का जो है पहले नाम था, लेकिन अब जो है किसका नाम हो जाएगा दोहरा शतक में, चार्ड बोवेस का नाम हो जाएगा। याद रखिएगा इसका नाम, चार्ड बोवेस का नाम। ठीक है, और तस्वीर आप लोग देख ही चुके। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है। तो कोयला मंत्रालय के सचिव का, ठीक है, तो सचिव जो है जिसका जिसका इंपॉर्टेंट रहेगा उसका बताते चलेंगे, जब कोई नया सचिव बनेंगे तो उसका बताते चलेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा सचिव कार्य करता है। ठीक है, उसका नाम पूछ देता है। आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है, तो यह जो है विक्रम देव दत्त है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये विक्रम दत्त की ही तस्वीर है। ठीक है, और विक्रम दत्त जो है कोयला मंत्रालय के सचिव का जो है पदभार ग्रहण किया है। और इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम कैडर के 1993 बैच के
आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। यह जो है आईएएस अधिकारी कब के हैं, यह 1993 बैच के अधिकारी हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम कैडर के, ठीक है। इससे पहले जो है ये नागर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक के पद पर ये कार्य कर रहे थे। और यदि बात करते हैं अभी वर्तमान में कोयला और खान मंत्रालय किसके पास है, तो कोयला और खान मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, जी किशन रेड्डी है। कौन है, ये भी ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि कोयला और खान मंत्री वर्तमान में कौन है, तो जी किशन रेड्डी है, ठीक है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप बता ही दिए कि ये विक्रम दत्त देवदत्त है, और यही जो है कोयला मंत्रालय के सचिव के पद पर जो है नया पदभार इन्होंने पद ग्रहण किया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइएगा। थोड़ा सा व्यवधान हो चुका है, ठीक है, तो देख लेते हैं, थोड़ा 1 मिनट रुकिए, तो ये सुधार हो जाएगा। नेट थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है, ठीक है। चलिए कहाँ तक बातचीत कर चुके थे, आइए। थोड़ा सा व्यवधान हुआ है, सॉरी उसके लिए। और हम लोग बातचीत कर चुके थे सचिव, ठीक है, कोयला मंत्रालय के सचिव के पद तक बातचीत कर चुके थे। आइए यहाँ से एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं कि कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया था, ठीक है। आइए इस जगह से आगे हम लोग चलते हैं, तो नए क्वेश्चन पर यहाँ पर देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के भी नए राष्ट्रपति बने हैं, और इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति जो बने हैं, कौन बने हैं, प्राबो सुबियांतो बने हैं। कौन बने हैं, प्राबो सुबियांतो बने हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर रखते हैं इसी जगह। तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला है, तो यह संभाला है प्राबो सुबियांतो के द्वारा संभाला गया है, ठीक है। और देख लेते हैं कि ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ये जो बने हैं आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, वो कौन बने हैं, प्राबो सुबियांतो बने हैं। और नाम आता है इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। वर्तमान में अभी जकार्ता ही है, कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा नूसंतारा का नाम, ठीक है। तो नूसंतारा हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है नूसंतारा इसकी राजधानी परिवर्तन हो जाए, लेकिन अभी वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा है कहाँ से किया जा रहा है, जकार्ता से किया जा रहा है। और मुद्रा क्या है, तो मुद्रा यहाँ पर जो चलती है रुपया मुद्रा चलता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मुद्रा रुपया ही चलता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस जगह है, एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी की बातचीत किया जा रहा है, तो टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा, यह जो है आपको भारत के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। भारत के द्वारा ही किया जाएगा। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने
फरवरी 2025 में 4 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जिसकी शुरुआत जो है कहां से होने वाली है, तो यह जो है चेन्नई में होगा। ठीक है, इसमें जो है एटीपी के 100 इवेंट से होगी। ठीक है, 100 इवेंट, एटीपी के 100 इवेंट होंगे और कहां पर होगा, यह चेन्नई में होगा। भारत के कहां पर, चेन्नई में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए जो है कहां राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन आयोजित करेगा। ठीक है, यह पूछा जा रहा है किसके बारे में, पंचायती राज मंत्रालय के बारे में। ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण भारत के जो है सशक्तिकरण के लिए जो है आपको कहां पर किया जाएगा इसका राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन, यह जो है आपको हैदराबाद में किया जाएगा। कहां पर, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहीं पर जो है इसका आपका राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ये जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है। ठीक है, पाकिस्तान का जो लाहौर है यह किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो यह जो है पाकिस्तान के आपको पंजाब राज्य का, पंजाब राज्य की राजधानी कह सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब राज्य की राजधानी क्या है, लाहौर है। और ये जो है दुनिया का सबसे आपको प्रदूषित शहर दिखाई पड़ेगा। कौन सा दिखाई पड़ेगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी जगह इसके बारे में और बातचीत कर लेते हैं। पाकिस्तान के पंजाब के शहर लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है और पूरे शहर में देखिएगा तो यहाँ पर आपको धुंध छाया हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हालात ऐसे है कि हर तरफ जो है धुआं धुआं सा लग रहा है। ठीक है, और पंजाब सरकार ने जो है धुआं को कम करने के लिए जो है आर्टिफिशियल वर्षा की योजना बनाई है। ठीक है, यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल योजना बनाया गया है कि वर्षा कराया जाएगा। कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में जो है, खास करके लाहौर की बात किया जा रहा है। ठीक है, राजधानी लाहौर में। ठीक है, तो पाकिस्तान के पंजाब की जो राजधानी है कहाँ है, लाहौर है। और ये जो है आपको सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री की यदि बात करते हैं तो पाकिस्तान के पंजाब की जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में कौन है, मरियम नवाज है। ठीक है, तो ये जो है इनका भी नाम आप लोगों को याद रखना है, तो मरियम नवाज है। और इन्होंने जो है इसके लिए जो जिम्मेदार जानते हैं किसको ठहराया है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार जो ठहराया कि सबसे प्रदूषित शहर जो घोषित किया गया है, इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है भारत को, इनके द्वारा ऐसा मान्यता है, मरियम नवाज के द्वारा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है वर्तमान में, अभी पता है आपको, इस्लामाबाद है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है पाकिस्तान की मुद्रा कौन सी मुद्रा है, पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पर जो है शहबाज शरीफ है। ठीक है, और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है पाकिस्तान के, तो आसिफ अली जरदारी हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि जो दुनिया का भी कह सकते हैं कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो पाकिस्तान का जो खास करके लाहौर शहर जो है ये आपको दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में खेला जा रहा है। ठीक है, तो किस खिलाड़ी ने जो है तीरंदाजी विश्व कप, ये कहां पर हो रहा है, चलिए बातचीत कर लेते हैं। तीरंदाजी विश्व कप जो है फाइनल 2024 में किसने सिल्वर मेडल जीता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि सिल्वर मेडल भारत की तरफ से किसने जीता है, यह जो है दीपिका कुमारी जीती है। कौन जीती है, दीपिका कुमारी जीती है। ठीक है, भारत की दीपिका कुमारी ने जो है यह मेक्सिको में किया जा रहा है, आयोजन कहां पर हो रहा है, तीरंदाजी विश्व कप का यह मेक्सिको में किया जा रहा है। और यह जो है आपको तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में 2024 में जो है आपको महिला रिकवर स्पर्धा में जो है रजत पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, आपको रजत पदक, सिल्वर को ही हिंदी में क्या बोला जाता है, रजत बोला जाता है। ठीक है, तो रजत पदक जीती है। और ये कहां पर जीती है, तो इसका आयोजन जो है आपको मेक्सिको शहर में किया जा रहा है। ठीक है, मेक्सिको में किया जा रहा है आपको ये तीरंदाजी विश्व कप का। ठीक है, और पेरिस 2024 में जो है इन्होंने हिस्सा लिया था, पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने हिस्सा लिया था। और ये मात्र 30 वर्ष की भारतीय तीरंदाज हैं। ठीक है, और फाइनल में जो है इन्होंने किससे पराजित ये हो जाती है, यह जो है आपको चाइना के ली जियामेन से जो है 6-0 से हार इन्हें मिलती है। ठीक है, तो इन्हें जो है आपको पता है कि चाइना से जो है, चाइना की जो खिलाड़ी है ली जियामेन, इनसे जो है इनको पराजित हो जाती है, जिसकी वजह से जो है जियामेन को जो है गोल्ड मेडल मिलता है। और जबकि दीपिका कुमारी को जो है आपको यहाँ पर सिल्वर मेडल मिलता है। और ये जो आपके सामने में ये तस्वीर देख रहे हैं, ये आपको दीपिका कुमारी की तस्वीर है और यही आपको तीरंदाजी विश्व कप में जो है सिल्वर मेडल जीतती है।
आइए हम लोग पिछला वीडियो का जो प्रश्न था वो देख लेते हैं कि पिछले वीडियो का प्रश्न कौन सा था, और उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने पूरे विस्तार से बताया था, ब्रिक्स के बारे में जो है पूरे विस्तार से बताया था कि सबसे नवीनतम देश अभी कौन कौन सा देश, इसमें जो है कुल 10 देश हो चुका है, इसका जो संगठन हो चुका है ब्रिक्स का, कुल 10 देशों का संगठन हो चुका है, ठीक है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और ब्रिक्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रिक्स के बारे में मैंने पूरे विस्तार से बताया था। और इसका जो है शिखर सम्मेलन कह सकते हैं कि कहां पर किया जा रहा है 2024 का, इसका शिखर सम्मेलन जो है रूस के कजान शहर में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? रूस के कजान शहर में किया जा रहा है। और इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, और जिन्होंने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न पे, ठीक है। और आज का प्रश्न हम लोगों के सामने में है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम दाना किस देश के द्वारा दिया गया, और इसके बारे में मैंने कल पूरे विस्तार से बताया था। और आप लोगों को इसका आंसर जो है कहां पर देना है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बातचीत की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है कि वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।